So today we are going to start American literature. उसमें हम सबसे पहले अमेरिकन रोमांटिक पीरियड देख लेते हैं। ये टाइम था बहुत रैपिड एक्सपेंशन का, ग्रोथ का यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये 1820 में स्टार्ट हुई। अब जिस तरह से ब्रिटिश रोमांटिसिज्म की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसी तरह से अमेरिकन रोमांटिक पीरियड की भी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिसमें इमेजिनेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाने लगा, जस्ट लाइक द ब्रिटिश रोमांटिक पीरियड। इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी, इसके ऊपर फोकस किया जाने लगा। नेचर को एज ए सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहा जाने लगा, और यहाँ पे जो राइटर्स हैं वो पास्ट की तरफ देखते थे विजडम हासिल करने के लिए, और कॉमन मैन को एक हीरोइक फिगर समझा जाने लगा। इसी वजह से हमें डेथ ऑफ ए सेल्समैन जैसे ट्रेजेडीज भी देखने को मिली। अब डेथ ऑफ ए सेल्समैन क्या है? विली लोमैन की कहानी। विली लोमैन कौन है? एक कॉमन अमेरिकन बंदा, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं, उन सब के बारे में लिखा जाने लगा। अब इसमें लिटरेरी नाइसम भी से कहते हैं, और इसको मेडिवल रोमांस की तरह बेस किया गया। अब इसमें जो फर्स्ट अमेरिकन रोमांटिक ऑथर थे उनमें रॉल्फ वाल्डो इमर्सन थे। इस बंदे का ट्रांसडेंटलिज्म और बाकी मूवमेंट्स में भी बहुत अहम रोल था। हेनरी डेविड थोरियो, नथेनियल हॉथॉर्न, और इसके अलावा ये भी एज ऑफ रीजन के अगेंस्ट एक रिवॉल्ट था। एज ऑफ रीजन कौन सी थी? वो क्लासिकल एज, पोप वाली एज, उसके अगेंस्ट। अब इसमें वाशिंगटन इरविन को फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर कंसिडर किया जाता है। अब इसमें भी उनकी भी यही व्यूज थे, यही आइडियाज थे कि वो नेचर में दे कैन एक्चुअली फाइंड सोलेस, दे कैन फाइंड पीस, और वो नेचर को मदर नेचर का दर्जा देते थे, जिसमें वो गॉड के बारे में they were actually getting more and more information about God just by looking at the nature. अब इसमें जो काफ़ी सारे जो राइटर्स हैं, उन्होंने जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं उनमें एडगर एलन पो, रॉल्फ वाल्डो इमर्सन, और ये सारे हैं। अब इसमें हम सबसे पहले नथेनियल हॉथॉर्न देख रहे थे। इसमें ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, और इनका सबसे जो फेमस फर्स्ट वर्क है डेट वाज फैन शो। इसको बाद में उन्होंने रिप्रेस करने की कोशिश की, इसकी कॉपीज को ज़रा गायब शायब करने की कोशिश की, क्योंकि उनको लगता था कि इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, ये उतनी अप टू द मार्क नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो इस वजह से उसकी उन्होंने कॉपीज वगैरह को ज़रा गायब शायब करने की भी कोशिश की। काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज भी इन्होंने लिखी, और इनका जो कलेक्शन है वो पब्लिश हुआ था, वो ट्वाइस टोल्ड टेल्स में। और ये इनका जो वर्क है इट वाज रिलेटेड टू रोमांटिक मूवमेंट, और डार्क रोमांटिसिज्म से काफ़ी हद तक इनका जो वर्क है वो रिलेटेड था। अब इसमें अगर हम मेजर इनके वर्क्स देखें तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, आपको सिर्फ नाम याद रखने की ज़रूरत है, यू डोंट नीड टू गो टुवर्ड्स द डिटेल्स। नेक्स्ट इज हिल्डा डूलिटल। अब हिल्डा डूलिटल का निक नेम एस्टी था, इनका पेन नेम भी एस्टी था। इनका भी काफ़ी इंटरेस्ट था एंशियंट ग्रीक लिटरेचर में, ग्रीक मैथोलॉजी में, और आपको पता है जितने भी रोमांटिक्स थे, अगर हम उसमें कीट्स की बात करें, उनका भी इंटरेस्ट काफ़ी हद तक ग्रीक लिटरेचर में था। तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ से इंस्पिरेशंस ली, और इसके अलावा और उस ज़माने में चलने वाली ज़रा जो लिबरल मूवमेंट्स थी, उनके उनके अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इस हवाले से उनका जो वर्क है वो भी इससे इनके आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनके बारे में, हरमन मेलवाइल के बारे में, यू कैन जस्ट गिव इट अ रीडिंग इफ़ यू वांट, मतलब ये वो बंदा है जिसको आपको डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वॉल्ट विटमैन को ऐसे ही है जैसे हम अमेरिका का नेशनल पोइट जैसे आप कह लें एक हिसाब से, तो ये वॉल्ट विटमैन ही थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी हैं नो डाउट बहुत फेमस, लेकिन वॉल्ट विटमैन की अपनी एक पहचान है, अपना एक स्टेटस है अमेरिकन पोइट्री में। और इसके अलावा जो वॉल्ट विटमैन है, ये अमेरिकन पोइट, एसेइस्ट थे, जर्नलिस्ट थे। इनको इनके लाइफ टाइम में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। इनकी पोइट्री को समझा जाता था कि ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लिखते हैं, लेकिन इनको फादर ऑफ इंग्लिश वर्स भी, फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। इनका सबसे फेमस वर्क इट इज़ लीव्स ऑफ ग्रास। अब लीव्स ऑफ ग्रास को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी समझा जाता है, क्योंकि इसके अंदर इंडिविजुअल लिबर्टी को जिस तरह से इसके अंदर सेलिब्रेट किया गया है, इंडिविजुअल फ्रीडम को, इंडिविजुअलिटी को जिस तरह से सेलिब्रेट किया गया है, शायद ये उस वक्त की किसी और पोएम्स में ना मिले। लेकिन इसके साथ ही साथ उस ज़माने में समझा जाता था कि लाइक ये
काफ़ी ज़्यादा लोगों को एस्ट्रे भी कर रहा है, सही जगह पे लेके भी नहीं जा रहा है। तो इस वजह से इसको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम फेस करने पड़े, कभी बैन होने के इधर उधर। तो ये थोड़ा सा मसला था। और इसके अलावा इसमें ह्यूमैनिटी को ओवरऑल प्रेजेंट किया गया है, लाइफ की फिलॉसफी को प्रेजेंट किया गया है। और इसमें लीव्स ऑफ ग्रास बेसिकली बॉडी के ऊपर, मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन रिलीजियस या स्पिरिचुअल मैटर्स। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि ये उसके भी पायनियर हैं कि इन्होंने बॉडी को, मटेरियल वर्ल्ड को प्रेजेंट किया ज़्यादा एज कम्पेयर टू स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस मैटर्स। और इसके अलावा इसमें जो पोएम्स हैं वो ज़्यादातर लूजली बेस्ड पोएम्स हैं, लूजली कनेक्टेड पोएम्स हैं। इसमें आपको कोई बहुत हार्ड और बहुत जिसे कहते हैं ना, बहुत मुश्किल वर्ड्स वाली पोइट्री नहीं मिलेगी। और इसमें ज़्यादातर जितने भी काम हैं, इसमें पोइट बेसिकली जितने भी लीडर्स हैं उन्हें भी कह रहा होता है, लेट्स सेलिब्रेट टुगेदर, डू इट योरसेल्फ। आपने खुद अपने आप को ऑप्टिमिज्म की तरफ लेके जाना है, आपने खुद अपने आप को जो पॉजिटिविटी है उसकी तरफ लेके जाना है। इट्स एक्चुअली अप टू यू। और इसके अलावा इन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर बनाया था, उस न्यूज़पेपर का नाम लॉन्ग आइलैंडर था। और जब अमेरिकन वॉर अपनी बिगिनिंग पे थी, तो तब इनकी एक बहुत फेमस पोएम थी, बीट बीट ड्रम्स, जिसमें एक पेट्रियाटिक रैली थी जिसमें उन्होंने लोगों को सपोर्ट किया हुआ था। तो इस हवाले से वॉल्ट व्हिटमैन बहुत फेमस है कि अमेरिकन नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट हमें इनके अंदर नजर आता है। और इन 1891 के एंड पे इन्होंने डेथ बेड एडिशन का नाम दिया था इसे, और इसके टोटल 7 एडिशंस पब्लिश हुए। और टेम्परेंस नॉवल का एक कॉन्सेप्ट करवाया था। टेम्परेंस का वर्ड आप समझ लें, एक ऐसा नॉवल होता है जिसके अंदर टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, इस तरह की वैल्यूज होती हैं। तो इस तरह का नॉवल इन्होंने बेसिकली लिखने का स्टार्ट किया था। और इनका जो टेम्परेंस नॉवल है, इट वाज फ्रैंकलिन इवांस। और इसमें जो विटमैन के इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, इनमें द इनएब्रिएट ऑफ फ्रैंकलिन इवांस, लीव्स ऑफ ग्रास 7th एडिशन तक इनके जो बहुत फेमस पोएम थे लीव्स ऑफ ग्रास की, वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, जो कि पर्सनल फ्रीडम को सेलिब्रेट कर रहा होता है। आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक आउट ऑफ द क्रैडल एंडलेसली रॉकिंग, ओ कैप्टन माई कैप्टन। ये ओ कैप्टन माई कैप्टन आप समझ रहे, जिस तरह से हमें लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी आती है ना, ऐसे उनके बच्चे बच्चे को कैप्टन माई कैप्टन आती है। मतलब वहां पे ये काफी हद तक फेमस है। और मेन जो इनका वर्क है जो हमें याद रखने की जरूरत है, वो लीव्स ऑफ ग्रास और इनकी कुछ फेमस पोएम्स हैं। अब सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ के अंदर उन्होंने क्या किया है कि ये पार्ट ऑफ द फर्स्ट एडिशन था, और इसको कहते हैं कि ये विटमैन की पोएटिक वर्जन को ट्रूली रिप्रेजेंट करती है। जिस तरह से उन्होंने इस वर्जन में बेसिकली प्रेजेंट किया हुआ है, बताया हुआ है रिकॉर्डिंग इंडिविजुअल लिबर्टी एंड फ्रीडम, वो किसी और पोएम में हमें उस तरह से नहीं मिलता है। इसके अलावा इनकी अ पैसेज टू इंडिया एक पोएम थी इंपॉर्टेंट। अ पैसेज टू इंडिया पे डेफिनेटली हमें पता है E.M. फॉस्टर का नावल भी है, लेकिन इसके ऊपर विटमैन ने पोएम भी लिखी हुई है। और ये इनके कुछ दूसरे वर्क थे। अच्छा, एज़रा पाउंड वो बंदा है जिसके बगैर शायद T.S. एलियट हमें उतना T.S. एलियट ना दिखता, जेम्स जॉयस हमें इतना बड़ा फिगर ना दिखता, क्योंकि एज़रा पाउंड ने हर राइटर का ना जिसके अंदर इसे टैलेंट नजर आता था, उसका हाथ पकड़ा हुआ है, इन अ सेंस कि उसने उनके नॉवेल्स को पब्लिकेट करने में हेल्प की हुई है। उनकी पब्लिकेशंस में हेल्प करने के साथ साथ इसने इवन अपने जो लिटरेरी मैगजीन था द इगोइस्ट, उसके अंदर बहुत से ऑथर्स के वर्क्स को पब्लिश भी किया हुआ है। द वेस्टलैंड हमें अगर इतनी प्रिसाइज कंसाइज फॉर्म में नजर आती है, तो उसके पीछे भी एज़रा पाउंड का हाथ है। तो एज़रा पाउंड अमेरिकन पोइट क्रिटिक थी और बहुत मेजर फिगर थी अर्ली मॉडर्निस्ट मूवमेंट का। अब ये विटमैन तक जितने भी राइटर्स थे ना, ये सारे हमारे अमेरिकन रोमांटिक पीरियड के थे। एज़रा पाउंड से हम रोमांटिसिज्म से मॉडर्निज्म में आ गए हैं अमेरिकन लिटरेचर में। और इसके अलावा इनकी जो मूवमेंट थी वो इमेजिज्म पे इन्होंने बहुत काम किया था, यानी इस तरह से अपने वर्ड्स के जरिए रीडर्स के माइंड में एक कंसाइज प्रिसाइज सा इमेज क्रिएट कर देना। इनके बहुत अहम वर्क ये हैं जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। और इसके अलावा इन्होंने इनके जो कंटेम्प्रेरीज हैं उनके वर्क को भी शेप करने में हेल्प की, जैसे T.S. एलियट, जेम्स जॉयस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट हेमिंगवे। एलियट की द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रोफॉक जो पब्लिश हुई थी,
और उसकी जेम्स जॉयस की यूलिसिस, इन सब के पीछे इसका एज़रा पाउंड का हाथ था। और वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान भी ही वाज एक्चुअली पेड बाय द इटालियन गवर्नमेंट कि वो बहुत से रेडियो ब्रॉडकास्ट करे जिसमें वो यूनाइटेड स्टेट्स को बेसिकली क्रिटिसाइज करे, क्योंकि आपको पता है कि जो वॉर्स है ना, स्पेशली जब वर्ल्ड वॉर्स हैं, उसमें हर काम ब्रॉडर लेवल पे किया जाता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द फाइट शूटिंग, बल्कि आप जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, उनके दिमागों को भी खरीदते हैं। एज़रा पाउंड वाज एन इंटेलेक्चुअल ऑफ अमेरिका, और यूएसए और इटालियन गवर्नमेंट इनके दरमियान में जैसे फेयरवेल टू आर्म्स में भी हमें फाइट नजर आ रही है, किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट कर रहा है। तो इस हवाले से एज़रा पाउंड को भी एक हिसाब से पे किया गया था, जिस तरह से आजकल हम कहते हैं लफाफा सहाफ़ी जिनको पे किया जाते हैं, दूसरी गवर्नमेंट्स पे करती हैं कि आप इनके अगेंस्ट बोलें, गवर्नमेंट की इस बात को क्रिटिसाइज करें। द सेम वाज द केस विद एज़रा पाउंड, लेकिन एट द सेम टाइम इनके ऊपर कंफर्म नहीं है कि इन्होंने ऐसा किया भी था। इनको वैसे गद्दारी का मुकदमा इनके ऊपर चला था और इनको 1958 में रिलीज कर दिया गया था। इन्होंने द कैंटोस लिखा था इटली में, जो कि इट बिकेम द पिसान कैंटोस। और द टाइम मैगजीन जोन सा है, इसने भी इसको काफ़ी वो अप्रिशिएट किया था। और अर्नेस्ट हेमिंगवे एक्चुअली स्पोक सो हाईली ऑफ एज़रा पाउंड। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। एडगर एलन पो नेक्स्ट हमारे हैं, ये भी अमेरिकन ऑथर, पोइट, एडिटर, लिटरेरी क्रिटिक थे। इनको रोमांटिक मूवमेंट का भी पार्ट कंसिडर किया जाता है। और इसकी मिस्ट्री वगैरह की टेल्स और अपनी एक जिसे कहते हैं ना डार्क गॉथिक लिटरेचर, इस हवाले से एडगर एलन पो मशहूर हैं काफ़ी। आपने बीए में इनकी शॉर्ट स्टोरी डेफिनेटली पढ़ी होगी। इनको डिटेक्टिव फिक्शन जॉनरा का इन्वेंटर भी कहा जाता है। डिटेक्टिव फिक्शन का इन्वेंटर इन अ सेंस कि इन्होंने जिस तरह से डिटेक्टिव फिक्शन में न्यू चीज़ें, न्यू सस्पेंस, एक न्यू एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री दिया था ना, वो बाकी सब राइटर्स में, प्रीवियस राइटर्स में इट सीम टू बी मिसिंग। इसको इसके पेरेंट्स ने अबैंडन कर दिया था, लेकिन बाद में इसको कुछ और लोगों ने अडॉप्ट वगैरह कर लिया था, क्योंकि इनके पास इनके हालात शुरू से काफ़ी टाइट थे। इनका जो चाइल्डहुड है वो इतना आइडियल चाइल्डहुड नहीं था, तो इस वजह से इनको ये अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। टैमरलेन एंड अदर पोएम्स वाज बेसिकली हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री, और इन्होंने अपनी कुछ पोएम्स डिफरेंट मैगजीन्स वगैरह में भी पर इस अपनी डिफरेंट मैगजीन्स वगैरह में अपनी पोइट्री भी पब्लिश की। ही वाज अ पार्ट ऑफ यूएस आर्मी टू। और इन्होंने इनके जो मेजर वर्क्स हैं वो ये हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि एडगर एलन पो इतना आम बंदा नहीं है। इनका लास्ट लेकिन इनकम्प्लीट वर्क द लाइट हाउस है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन का रियल नेम मार्क ट्वेन नहीं था, इट वाज सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस, जिसको मार्क ट्वेन ने अपना पेन नेम बेसिकली यूज किया हुआ था। और इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है ना, जिससे आप समझ लें इन अमेरिका का बच्चा बच्चा वाकफ है, दैट इज द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर एंड एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, जिसको हम द ग्रेट अमेरिकन नॉवल भी कहते हैं। और अमेरिका में जितने भी बहुत से नॉवेल्स हैं ना, वो इन्हीं दो नॉवेल से इंस्पायर होकर लिखे गए हैं। तो इट्स लाइक स्टोरी विच एवरी अमेरिकन चाइल्ड नोज। और इनमें जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके, वो अगेन द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर को अगर आप पढ़ना चाहें तो आप यू कैन गिव इट अ रीडिंग इफ यू वांट। नेक्स्ट है यूजीन ओनील। जी, यूजीन ओनील एक पहला बंदा था अमेरिकन का, फर्स्ट अमेरिकन ड्रामाटिस्ट जिसको नोबेल प्राइज मिला था। और इन्होंने इनकी जो ओनील है, इनकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रही है, इतनी कोई आइडियल लाइफ नहीं थी। बेसिकली लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट में हमें इनका एक कंप्लीट सारा इनके घर की स्टोरी बेसिकली यूजीन ओनील ने डिस्क्राइब की हुई है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट में। अब ओनील ने अपने बहुत से इयर्स डिप्रेशन में बहुत गुजारे थे, सी पे इन्होंने बहुत टाइम अपना गुजारा था। इनके ओल्डर ब्रदर की डेथ हो गई थी एट 45 इयर्स, और बेसिकली ही ड्रैंक हिमसेल्फ टू डेथ। और ये भी सैनिटोरियम में रहे थे, टीबी का मर्ज भी इन्हें लाहक था। और इनके जो मेजर वर्क्स हैं, इनसे इन्हें पुलिट्जर प्राइज नहीं मिला, नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन फिर भी देयर वाज एक्चुअली इनके अंदर एक डिजायर थी कि मतलब इनका जो डिप्रेशन है, इनका जो चाइल्डहुड है वो क्योंकि इतना ज्यादा मिजरेबल गुजर चुका था, तो इसकी वजह से इनका जो डिप्रेशन है इट एक्चुअली प्रिवेल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ।
और इयोजीन और नील ने बेसिकली इनकी जो बेटी थी, इसने एक इंग्लिश एक्टर चार्ली चैपलन, जिसका सबको पता है, उससे शादी कर ली थी। तो ओनील ने दोबारा कभी इसे देखा नहीं था। और यूजीन ओनील के जो बेटे थे, दो बेटे थे इनके, यूजीन ओनील जूनियर, शेन ओनील, दे बोथ कमिटेड सुसाइड बिकॉज देयर वाज अ हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन इन द होल फैमिली व्हिच वाज रनिंग टिल 3 जनरेशंस। तो इस हवाले से ओनील का जो पर्सनल काइंड ऑफ थिंग्स है ना, ये काफी डिस्टर्ब थी। और लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट को फाइनेस्ट अमेरिकन प्ले भी कंसिडर किया जाता है, एक साइकोलॉजिकल प्ले भी कंसिडर किया जाता है, वन ऑफ द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी कंसिडर किया जाता है। और इसके अलावा इनकी जो कॉमेडी है और विल्डरनेस ये भी बहुत फेमस थी इनकी। अब इनके ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओरेस्टिया बाय एस्काइलस। अब ओरेस्टिया की स्टोरी आप सबको पता है, एस्काइलस ने ओरेस्टिया में जो सारा लिखा था। तो इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, वो पैरेलल चल रहे हैं। यानी इसमें जो इसकी जो प्रोटैगनिस्ट है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा की, लिवेनिया मैनन, तो ये इलेक्ट्रा को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरह से क्रिस्टीन मेनन एक और है, तो ये एडिपस कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके अलावा यहाँ पे जो जनरल एल्स्ट्रा मेनोन है, वो एगामेमनॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इट वाज लाइक कि ये ऑरेस्ट्रिया के बिल्कुल पैरेलल चल रही है। और इसके अलावा लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट की आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है। ये क्योंकि इसे एक तो इसे पुलिट्जर प्राइज मिला था, दूसरा ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो मोर और लेस यू आर रीडिंग एक्चुअली whatever was going through into the life of Eugene O'Neill. अब लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट को हमें डिटेल में जरा देखना पड़ेगा। तो ये प्ले का स्टार्ट किससे होता है? टायरोन फैमिली से। अब ये जो टायरोन फैमिली है, ये अगस्त 1912 एक हिसाब से इनका जो डे है कैसे वहाँ पे गुजर रहा है, ये उन्होंने सारा का सारा इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। और कहानी का आगाज ऐसे होता है कि वो ऑप्टिमिज्म से पेसिमिज्म की तरफ जा रही होती है। इसमें जो इमेज है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम दे वेंट मोर ब्लीक एंड मोर डार्क, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें मजीद डिप्रेशन नजर आ रहा होता है, जैसे कि ओनील की रियल लाइफ में हो रहा था। अब इस प्ले का स्टार्ट कहाँ से होता है? ब्रेकफास्ट इन्होंने कर लिया है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इनकी जो मदर है मैरी, ये एडिक्टेड है। और अब रिसेंटली शी केम बैक फ्रॉम सैनिटोरियम। और ये मॉर्फिन एडिक्शन इनको बहुत बुरी है, और इनको हुई ऐसे थी कि व्हेन शी गेव बर्थ टू अ बेबी, तो उसकी पेन को नल करने के लिए डॉक्टर्स ने इन्हें बेसिकली रेकमेंड की थी, क्योंकि उस जमाने में जो मॉर्फिन है ना, उसको भी एक पेन किलर के तौर पे यूज किया जाता था। और ये जो जेम्स टायरोन है, ये बहुत एक ग्रीडी किस्म का बंदा है। और ये ग्रीडी किस्म के बंदे ने इन्हें क्योंकि सही डॉक्टर के पास नहीं लेके गया है, तो इसकी वजह से मैरी टायरोन को लगता है कि उसको अच्छा डॉक्टर, अच्छा फिजिशियन ना मिलने की वजह से उसकी ये हालत हो गई हुई है। ओके, एंड देन नेक्स्ट व्हाट हैपेंस कि इनके जो दो बच्चे हैं, एडमंड एंड जेमी, ये दोनों भी उस टेबल के ऊपर ही होते हैं। अब इसमें ये जो जेमी टायरोन है, ये एल्डेस्ट है, और ये बहुत केयर फ्री बंदा है। इसकी हरकतें कम से कम जेम्स टायरोन के लिए एक इनटॉलरेबल हैं। और इसके बाद हमें पता चलता है कि मैरी गटर सैनिटोरियम से वापस आ गई है, लेकिन अभी भी इसकी जो एडिक्शन है ना मॉर्फिन की, वो नहीं गई है, जिससे सारे के सारे फैमिली मेंबर्स काफी हद तक परेशान भी होते हैं, डिसअपॉइंट भी होते हैं, लेकिन वो इसको ओपनली एड्रेस नहीं करने देते हैं। अब इसके बाद ये है कि जो ओवरऑल अगर हम प्ले में देखें ना, तो देर इज नथिंग बट कांस्टेंट फाइट्स एंड देन देर इज फॉरगिवनेस, फाइट एंड फॉरगिवनेस। और इसमें जितने भी करेक्टर्स हैं, दे थिंक अबाउट द पास्ट एंड देन ब्लेम ईच अदर कंटिन्यूसली। तो ये उनके अंदर मुसलसल चलती है कि इसमें जो फैमिली मेंबर्स हैं ना, वो कोई बात बोलते हैं, उनकी मेमोरी उनको हमेशा इट टर्न्स बैक इनटू द मोस्ट पिटिएबल इंसिडेंट्स हैपेंड इन देयर लाइफ। और कुछ भी, कोई भी फैमिली मेंबर अपनी पास्ट को फॉरगेट करने के लिए तैयार नहीं है, और सारे लोग एक दूसरे को ब्लेम भी कर रहे हैं। अब मसलन जेम्स टायरोन को हमेशा ब्लेम किया जाता है कि ये बहुत कंजूस है, इसकी वजह से सारा कुछ हुआ। और ये दोनों बच्चे इसको रियलाइज करवाते रहते हैं वक्तन फवक्तन कि अगर आज मैरी की हालत ऐसी है तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है, तुम उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं लेके गए हो। अगर एडमंड की हालत ऐसी है कि उसको टीबी है, वो काफी हद तक उसकी हेल्थ डाउन जा रही है, तो उसकी वजह भी जेम्स टायरोन को ब्लेम करते हैं सारे कैरेक्टर्स, स्पेशली एडमंड, कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुम उसे किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हो। और ओवरऑल एंड पे होता क्या है कि जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, तो दीज बोथ ऑफ दीज मैन ड्रिंक, ये सारे ड्रिंक करते हैं। और इसके बाद बेसिकली ये क्या करते हैं,
ये मजीद डिप्रेशन में जाते जा रहे होते हैं। अब जितना भी एक दिन जैसे इनका गुजरा ना, बहुत से दिन इनके ऐसे ही गुजरते हैं। बस ये है कि इसके अंदर वही अल्कोहलिक रेपुटेशन है। सारे लोग पहले आपस में दिन में ब्लेम करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और एंड पे रात को ड्रिंक करते हैं, एंड देन दे स्लीप। और इनके जो ब्लेम करने वाला साइकिल है वो भी चलता रहता है। बस होता क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मोर एंड मोर पेसिमिज्म वाज एडेड इनटू इट। जो पहले थोड़ा बहुत हमें ऑप्टिमिज्म, एक होप का साइन लगता है, वो होप का साइन हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म होना शुरू हो जाता है। और इतना बेसिकली इसमें होता है कि एंड पे मैरी भी आपस में बिल्कुल, हमें एंड पे वो एक मैड लेडी की तरह लगती है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे शी एक्चुअली हैज लॉस्ट हर सेंसेस। और जो एडमंड है उसको टीबी होता है, और एडमंड का टीबी स्टेज पे पहुंच चुका होता है कि शायद वो क्यूरेबल ना हो। जेमी टायरन इज टू फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम हिज फादर, और उसका फादर उसको ओन भी नहीं कर रहा है। उसको वो उसको उसके ख्याल में, जेम्स टायरन के ख्याल में, सारी फसाद की जड़ ये जेमी टायरन है। इसी की वजह से सारा कुछ हुआ है। इसी की वजह से इनका जो बच्चा था मैरी का, जिसकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से इसको नल करने के लिए, जिस पेन को नब करने के लिए इसको एडिक्शन में, मार्फिन की एडिक्शन में रिकमेंड की हुई थी, उनके ख्याल में उसकी डेथ भी जेमी की वजह से हुई है। तो ओवरऑल ये सारी की सारी फैमिली बस एक दूसरे को ब्लेम करने में लगी हुई है। और इनका जो फाइट का, फॉरगिवनेस का, और इनका एक दूसरे को ब्लेम करने वाला साइकिल है, इट कंटिन्यूज टिल द एंड। तो हमें ओवरऑल एक अमेरिकन फैमिली किन प्रॉब्लम से गुजर रही है, उनका डिप्रेशन क्या है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, ये सारी चीज़ें हमें डिस्क्राइब की गई हैं। और करेक्टर्स का गिल्ट, उनका रिमॉर्स, उनके आपस में टॉम एंड जेरी वाली रिलेशनशिप, दैट दे कैन नॉट लीव ईच अदर एंड दे कैन नॉट लिव विद ईच अदर, ये सारी की सारी सिचुएशन हमें इस पूरे नॉवल में दिखाई गई है। सो दैट्स ऑल अबाउट लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन दोनों ने आपस में शादी की होती है, सन की शादी की होती है। जेम्स टायरन एक्टर होता है, लेकिन अपने पैसे कंजूसी की वजह से वो एक जैसे रोल के साथ स्टिक करना शुरू हो जाता है, अपने रोल्स में वैरायटी नहीं लेके आता, जिसकी वजह से इसका जो एक्टिंग स्किल्स हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। मैरी को लगता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी है जेम्स से शादी करके, क्योंकि जेम्स वैसा नहीं निकलता जैसा उसने परसीव किया होता है। वो हद से ज्यादा कंजूस होता है, माइजर होता है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। और क्योंकि ये लोग उस टाइम स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो स्टेज पे परफॉर्म करने की वजह से इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है। फ्रिक्वेंट ट्रैवलिंग, इनसफिशिएंट मनी, इतना हेल्थ और रिक्रिएशन की तरफ फैसिलिटीज ना होने की वजह से मैरी स्टोरी फॉलिंग इनटू डिप्रेशन, एंड द डिप्रेशन इंक्रीज्ड व्हेन हर सेकंड सन डाइड। और इसके अलावा मैरी स्लोली मॉर्फिन एडिक्शन का शिकार होती रही। फादर मदर दोनों की तो कोई तवज्जो नहीं है बच्चों की तरफ। जेमी भी बिगड़ गया हुआ है, डिपेंडेंट है, केयर फ्री है, अल्कोहलिक है, और एडमंड टीबी का शिकार है, राइटर है, एंड बोथ आर डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग टू एक्चुअली इनहेंस देयर इनकम। और ये अपना सारा टाइम कैसे गुजारते हैं? बाय ब्लेमिंग ईच अदर, बाय एक्चुअली ड्रिंकिंग more and more alcohol, and that's how the whole family spend their time, and the situation become deteriorated day by day. So that's all about long day's journey into night. Okay. These are the like characters which can give a reading. अच्छा जी, नेक्स्ट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो वर्क्स है ना, वो जो बहुत से अमेरिकन हैं, दे नो इट बाय हार्ट, कि उन सबको इनके वर्क्स काफ़ी ज़्यादा याद हैं, क्योंकि एक तो इनकी जो पोएम्स हैं ये फ्रिक्वेंटली कोट की जाती हैं। इनको पुलित्जर प्राइज फॉर पोइट्री भी मिल चुका हुआ है, और इनको न्यू इंग्लैंड पोइट भी कहा जाता है, डायमॉक पोइट्स में से भी कहा जाता है। डायमॉक पोइट्स बेसिकली वो थे जो, डायमॉक एक विलेज है अमेरिका में, उसके अंदर सेट हो गए हुए थे। उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रूपर्ट ब्रूक और जॉन ड्रिंक वाटर का नाम ज़रा काबिल जिक्र है। अब फ्रॉस्ट के जो फादर हैं वो टीचर थे, और बाद में वो एक मैगजीन के एडिटर बन गए। इन्होंने जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इन्होंने न्यू इंग्लैंड पोइट, इनको बेसिकली इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपना ज़्यादा टाइम वहाँ पे गुजारा हुआ था।
अब इनकी एसोसिएशन रूरल लाइफ से बहुत थी, लेकिन इन्होंने, क्योंकि ही एक्चुअली स्टार्टेड लिविंग इन सिटी, तो इसके बाद इन्होंने अपनी फर्स्ट पोइट्री लिखना शुरू की। इन्होंने पोइट्री लिखने के साथ साथ ये फैक्ट्री लेबर का भी काम किया करते थे, और इन ये जितना भी काम किया करते थे ना, ही थॉट दैट ही इज नॉट एंजॉयिंग एनी वर्क। लाइक अगर वो न्यूज़पेपर डिलीवर कर रहे हैं, फैक्ट्री लेबर का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा उन्हें सिर्फ पोइट्री करने में आ रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि आई एक्चुअली वांट टू डेडिकेट माय लाइफ टू बीइंग अ पोइट। तो उन्होंने अपनी लाइफ को ट्रूली डेडिकेट करना शुरू कर दिया इसमें पोइट्री के लिए। और उन्होंने अपनी जो फर्स्ट पोएम लिखी थी ना, दैट वाज माय बटरफ्लाई। और इसके बाद इन्होंने इनके लिए, जिसे कहते हैं ना, पोइट्री का दरवाजा सा खुलता चला गया। तो ही बिकेम क्वाइट अ फेमस पोइट। इन्होंने 4 पुलित्जर प्राइज जीते हुए हैं, विच इज़ लाइक ह्यूज थिंग। और इसके अलावा इनके जो मेजर वर्क्स हैं, इनके जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उसमें अ बॉयज़ विल है। अब ये जो बॉयज़ विल है, इसमें इनकी जो मोस्ट फेमस पोएम है, दैट इज़ माय लास्ट यूथ। नॉर्थ ऑफ बोस्टन, इसमें मेंडिंग वॉल इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। मेंडिंग वॉल वही होता है जिसके अंदर 2 नेबर्स होते हैं, और ये जो दोनों नेबर्स हैं ये फेंसेस लगाते हैं, लेकिन जब कभी स्टॉर्म आता है तो इनके घरों के दरमियान में वो जो फेंसेस होती हैं, ये सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। एंड द पोएट रिपीटेडली सेज समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल। तो इसमें बेसिकली एक इस बात के ऊपर स्ट्रेस दिया गया था कि 2 नेबर्स, 2 कंट्रीज, दे बोथ नीड टू बी टुगेदर। तो मेंडिंग वॉल इनकी इस नॉर्थ ऑफ बोस्टन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है। Then there is After Apple Picking. It's another important poem by Robert Frost. The Road Not Taken. The Road Not Taken is very much like they, आप समझ लें कि नेशनल एंथम के बाद उन्हें ये वाली पोएम लाजमी आती है, जिसमें चॉइसेस के बारे में जिक्र है। और फ्रॉस्ट अपनी पोइट्री में फ्रीक्वेंटली चॉइसेस के बारे में जिक्र करते हैं, दैट यू हैव 2 चॉइसेस इन योर लाइफ, आइदर यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द क्राउड, आइदर यू कैन डिस्टिंक्ट योरसेल्फ एज एन इंडिविजुअल। बिटचीज इनकी एक इंपॉर्टेंट पोएम है, आप इनका टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इनकी सिलेक्टेड पोएम्स में द रनवे इंपॉर्टेंट है। न्यू हैम्पशायर में स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, विच वी ऑल मे हैव रेड इन 10th क्लास। तो स्टॉपिंग बाय वुड्स इनको एक हिसाब से डिफाइनिंग पोएम है इनकी। फायर एंड आइस इनकी एक इंपॉर्टेंट पोएम है इस कलेक्शन में। इसके अलावा वेस्ट रनिंग ब्रूक, ये आपने सारे कलेक्शन याद रखने हैं, और उसमें जो इंपॉर्टेंट पोएम है वो आपने याद रखनी है। एंड इफ यू हैव टाइम यू कैन गो फॉर द टेक्स्ट टू। फ्रॉस्ट ने प्ले भी लिखे हुए हैं, सिर्फ पोइट्री नहीं की हुई है। और जो प्लेस उन्होंने लिखे हैं उसमें अ वे आउट, अ वन एक्ट प्ले, और ये अ मास्क ऑफ द रीजन, मास्क ऑफ मर्सी, ये इंपॉर्टेंट है। हेनरी जेम्स वो बंदा जिसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस करवाया था साइकोलॉजी में, इसको एक हिसाब से ही एक्चुअली शेड लाइट अपॉन इट। तो ये भी 19th सेंचुरी के लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक बहुत अहम फिगर है। इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत इमेजिनेटिवली यूज किया, इंटीरियर मोनोलॉग को मुतारिफ करवाया, अनरिलायबल नरेटर्स को इंट्रोड्यूस करवाने का सहरा भी हेनरी जेम्स के सर जाता है। इसके बाद वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, उन्होंने बहुत इसको अबंडेंटली यूज किया अपने वर्क्स में, और इसको एक हिसाब से नेक्स्ट लेवल तक लेके गए, लेकिन इनिशिएशन हेनरी जेम्स ने की थी। इनको नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका है इन 1911, 12 and 16, and these are some of his major works which you only need to remember only his major ones. The next one is Tennessee Williams. Tennessee Williams का most important work The Glass Manager है, और इसके अलावा इनका A Street Car Named Desire, ये इनका एक बहुत फेमस वर्क है। द ग्लास मैनेजर में अगर हम देखें तो देर आर ओनली 4 कैरेक्टर्स, इसको मेमोरी प्ले भी कहा जाता है। इसमें होता कुछ यूं है कि एक बंदा है, इसका जो हीरो होता है टॉम, उसकी मेमोरीज के ऊपर ये पूरा का पूरा प्ले बेस है। अब इस प्ले के अंदर द स्टोरी गोज ऑन लाइक दैट कि इनकी जो एक मदर होती है, मदर का नाम होता है अमांडा विंगफील्ड। अब इनको इनके हस्बैंड छोड़ देते हैं, तो ये अपने 2 बच्चों को रेज कर रही हैं, इसमें टॉम और लोरा। टॉम इनका बेटा है और लोरा इनकी बेटी है। अब इसमें जो अमांडा है बेसिकली ये काफ़ी एक जेंटल फैमिली से होती है, और ये अपने बच्चों को अपने यूथ की कहानियाँ, ग्लोरियस पास्ट वगैरह उस सब के बारे में कहानियाँ सुनाया करती है। अब अमांडा अगरचे उसने बहुत मेहनत की होती है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उसकी जो बेटी है लोरा, उसकी जो एग है उसकी जो लेग है वो सही नहीं है। उसकी जो लेग है, आप समझ लें कि थोड़ा सा वो सही से नहीं चल चल सकती है, क्योंकि उसकी लेग में थोड़ा सा फॉल्ट है।
और वो काफ़ी ज़्यादा शाय भी होती है, तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है। डिसअपॉइंट इन अ सेंस कि अमांडा का भी पर्पस एक ही है, किसी तरह से उसकी बेटी की शादी हो जाए। तो उसको जितने भी सूटर्स होते हैं उसके लिए, उसको जितने भी प्रपोजल्स आते हैं, वो उसकी शाइनेस और उसकी इस बैड लेग की वजह से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। अब इसकी वजह से अमांडा काफ़ी डिसअपॉइंटेड है डेफिनेटली। और टॉम टॉम भी कोई इतना इतना बड़ा नहीं, बहरहाल वो छोटा मोटा काम कर रहा होता है। और इसके साथ ही साथ वो भी डिसअपॉइंट है कि वो कैसे फैमिली को रन करेगा, कैसे चलाएगा। और उसको लगता है कि उसको छोड़ देना चाहिए हर चीज़, वो भी अपने फादर की तरह कहीं भाग जाए तो हो सकता है उसकी भी कुछ लाइक ही कैन डू समथिंग बाय हिज ओन। तो अब होता कुछ यूं है कि टॉम का एक दोस्त होता है, वो उसको बताता है कि मेरी एक बहन है। जिम ओकॉनर उसके दोस्त का नाम होता है, और वो उसको अपनी बहन के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। तो जिम ओकॉनर उसे कहता है कि आई विल मीट योर सिस्टर, और अगर मुझे अच्छा लगा तो आई विल गेट मैरी हर। लेकिन जिम उनके घर आता है, लेकिन लोरा को जब वो देखता है तो उसकी शाइनेस वगैरह को देख के वो उससे इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हो पाता है। और इसके बाद ही एक्चुअली रिजेक्टेड लोरा टू। और इसके बाद जो टॉम है वो अपनी एक soliloquy प्रेजेंट करता है, अपनी एक मोनोलॉग प्रेजेंट करता है, जिसमें वो ये क्लियरली कहता है कि आई एम एक्चुअली थिंकिंग अबाउट अ फ्लाइट फ्रॉम देयर, कि मैं भी यहाँ से भाग जाऊंगा, कुछ ऐसा कर लूंगा। ओके, अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर इज अनदर इम्पोर्टेंट प्ले इनका है, जिनके हमें सिर्फ करेक्टर्स भी अगर हम देख लें तो इट्स कम्प्लीटली ओके। हेमिंगवे को हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने जितना पढ़ा है उस हवाले से आपका कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप डिस्कस कर लें।